हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की लगातार तैयारी के लिए आपके लिए डेली सुबह और शाम को लाइव क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज शाम 9 बजे की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। और आज की क्लास में आपको मिलने वाले धमाकेदार बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन को समझना है। कम से कम समय में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देते रहेंगे। सभी लोग जुड़ते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली रात को 9 बजे और सुबह 9 बजे आपके लिए लाइव क्लास लेकर आते रहते हैं। इन क्वेश्चंस को कवर करिएगा। और अब सुबह की क्लास में आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो विल्सन या फिर रॉस? तो दोस्तों, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन दिया था वुडरो विल्सन ने। सही ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वुडरो विल्सन, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक पिछड़ापन यानी कि कौन पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है, कौन पीछे है, किसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इस कारण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण? तुमने आपको बताया था सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, यानी कि ये जांचा जाता है कि आप लोग कितना सीख चुके हैं। फिर जिनमें गलतियां होती हैं उनके लिए क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और निदानात्मक के बाद क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण होता है। जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी लोग देखते रहिए क्लासेस को। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन, स्टर्न, टर्मन या फिर सिरिल बर्ट? तो दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? यानी कि ऐसी सामाजिक इच्छाएं जो कि व्यक्ति के अंदर दबी रहती हैं, दबी हुई सामाजिक इच्छाओं को, असामाजिक इच्छाएं जो होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? नैतिकता, इदम, अहम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 चीजें बताई थी, इदम, अहम, पराहम। और जो अतृप्त भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो आपकी इदम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसे इड्स के नाम से भी जाना जाता है। सही ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता होती है? समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलताओं के ज्ञान में या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, बुद्धि परीक्षण के कारण जो होते हैं, बिल्कुल सही उपयोगिताएं बताई गई हैं कि जिन बालकों को समस्या है उनमें सुधार किया जा सकता है, जो बालक अच्छा है उसका पता लगाया जा सकता है, और भावी सफलता यानी कि आगे की आपकी सफलताओं को बढ़ाने में, अग्रसर करने में बुद्धि परीक्षण मददगार होते हैं। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, टर्मन का, वुडरो का या फिर रॉस का? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिए, जुड़ते रहिए क्लासेस से। और इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वुडवर्थ का कथन है, इन्होंने बताया था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। अगला क्वेश्चन, भूल भुलैया टेस्ट। आपने बुद्धि परीक्षण पढ़े होंगे, अलग अलग प्रकार के पढ़े होंगे, उन्हीं में एक आता है भूल भुलैया टेस्ट। तो ये किस लिए होता है? वैयक्तिक भाषात्मक, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक या फिर सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण? आपको टेस्ट बताए गए थे 2 प्रकार के। एक आपका जो इंडिविजुअल होता है यानी कि व्यक्तिगत होता है, एक आपका समूह में होता है यानी कि ग्रुप में होता है, कई लोगों के साथ में। और उसके बाद भी एक आपका लिखित होता है, यानी कि जिसमें आपका भाषा के आधार पर ज्ञान होता है। दूसरा आपका एक होता है जिसमें भाषा के अलग हट करके अन्य क्रियात्मक क्रियाओं के माध्यम से
आपकी बुद्धि को परखा जाता है। तो भूल भुलैया टेस्ट जो आपका है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट है और क्रियात्मक परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभावान बालक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक जो होते हैं, इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 140 के ऊपर। आपको हमेशा देखना, प्रतिभाशाली जहां मिल जाए तो आपको ऑप्शन में जो सबसे हाई लेवल का दिया रहेगा वही चूज करना, क्योंकि सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल जो होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू ही होती है, बुद्धिलब्धि ही होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है। विनय, साइमन विनय जो थे, इनके अनुसार बुद्धि में क्या निहित है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ज्ञान भी निहित रहता है, आविष्कार भी निहित रहते हैं और निर्देश और आलोचनाएं भी निहित रहती हैं, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों बुद्धि का मात्रा सिद्धांत जो था, इसका प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुत से सिद्धांत हैं, आपको अभी आगे क्लासेस में कवर कराएंगे। इसके पहले भी हम आपको इन सभी की चैप्टर वाइज क्लासेस दे चुके हैं, उनके लिंक नीचे दिए गए, उनको आप लोग जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था, ये थॉर्नडाइक ने किया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग आते रहिए, क्लासेस में जुड़ते रहिए और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। पुरस्कार है क्या है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों पुरस्कार जो होता है ये आपका बाह्य प्रेरणा होता है, यानी कि बालक को बाह्य रूप से प्रेरित करता है। पुरस्कार का कहाँ से करता है? बाह्य रूप से, बाहरी रूप से प्रेरित करता है। सही ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? गेस्टाल्टवादी जो हम आपको बता चुके हैं पहले, याद होगा आपको, कोहलर, कोफा, वर्दाइमर, ये सब आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने पूछा क्या गया, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर। अधिगम का सिद्धांत पूछा गया है, तो अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसका दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया था? सूझ का सिद्धांत बताया था। अब कुछ लोग कहेंगे क्षेत्र का सिद्धांत भी दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। तो यहाँ पूछा गया आपका अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सूझ का सिद्धांत अधिगम से संबंधित था। क्षेत्रवाद का सिद्धांत अलग था, एक कर्ट लेविन ने दिया था, वो भी एक गेस्टाल्टवादी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। इनमें से किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया जो होगी प्रारंभ ही नहीं हो सकती है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोदन या फिर दंड? तो दोस्तों जब तक आपको किसी चीज की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तब तक हम आपको चाहे जितना प्रेरित करते रहें, आप उसके लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले आपको उसकी बेसिक नीड होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, आपको मांग होनी चाहिए, तभी वो चीज आपको, उसके लिए कोई आपको प्रेरित कर सकता है, आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से। तो सही आंसर इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। यह कथन किसका है? वार्ड का, जलोय का, जेम्स का या फिर डम्बिल का? शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, जल्दी से बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वार्ड का कथन है, याद रखिएगा। यूपी टेट में 2 से 3 नंबर के आपके कथन जरूर पूछे जाते हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? तो सीखने की जो सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है वो आपकी सरल से कठिन की ओर मानी जाती है, यानी कि सरल से प्रारंभ करते हैं और कहाँ जाते हैं? कठिन की ओर जाते हैं। ये सबसे उपयुक्त प्रक्रिया मानी जाती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अंतर्दृष्टि आ गया गेस्टाल्टवादियों ने, यानी कि सूझ का सिद्धांत, वो किसको प्रभावित करती है? देखिए बुद्धि को भी, प्रत्यक्षीकरण को भी और समस्या की रचना को भी। यानी कि बुद्धि कब कार्य करेगी? जब आपके पास समस्या होगी, समस्या की रचना करेंगे आप, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपको कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा समस्या को लेकर, कुछ आपके मन में एकदम से सूझ उत्पन्न होगी, एकदम से कोई आपके मन में सूझ आ जाएगी और आप
उस चीज का हल निकाल लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जो गेस्टाल्टवाद का प्रमुख सिद्धांत कहलाया, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, और इस पर इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। सुल्ताना नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, सुल्तान नामक चिंपैंजी उसका नाम था। सही ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्लास में भी हमने आपसे कहा था कि बंदर की जगह पर चिंपैंजी दिया गया है तो वो आपका चिंपैंजी ही सबसे सही माना जाएगा। अगर चिंपैंजी नहीं दिया गया तब आप बंदर पर टिक कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? 18 नंबर क्वेश्चन, जो बात पहले सीखी जा चुकी हो और उसे स्मरण करना क्या है? मेमोरी है, स्मृति है। यह वुडवर्थ का कथन था। सही ऑप्शन इसका आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 6 बनमानुषों व केले पर प्रयोग किसने किया था? बनमानुष का नाम आ जाए, 6 दिए हो, 1 दिया हो, 12 दिए हो, कुछ भी दिया हो, सही आंसर आपका हो जाएगा कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत बनमानुषों को केले खिलाकर बॉक्स रख के इन पर प्रयोग किया था। जब आपको ये अलग से पढ़ाएंगे अभी कोहलर के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत, तब आपको उनके प्रयोग वगैरह के बारे में व्यापक रूप से बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर, और इसके बाद आपको नीचे ही इसके आंसर लिस्ट भी दी गई है, आंसर की दी गई है। इसमें आपको एक चीज करेक्ट कर लेनी है, ये जो आपकी आंसर की थोड़ी सी मिसमैच हो गई, इसे हम काट देते हैं या आपको बाद में हम दूसरी बनाकर ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो इसे आप लोग करेक्ट मत मानिएगा। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? तो बी प्रेरक जो होते हैं व्यक्ति में, मैस्लो के अनुसार इनकी संख्या जो होती है दोस्तों कितनी होती है? 18 होती है। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी दिया था। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग जो क्लास से जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये लाइव क्लास प्रीमियर के तौर पर चलाई गई थी क्योंकि नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। सुबह 9 बजे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें कि आपको कल कारक पर आधारित, जो आज हमने अव्यय आपको टॉपिक पढ़ाया था, अव्यय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। दोबारा से अव्यय टॉपिक को कवर करेंगे, संस्कृत का अव्यय टॉपिक। अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में सभी लोग जरूर आइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए जल्दी से जाने से पहले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।